लगातार 3 दिनों की कमजोरी के बाद आज शुरुआत करने के लिए संकेत तो हैं थोड़े बेहतर, लेकिन बड़ा सवाल है कि रेंज में फंसे हुए बाजार कुछ रिकवरी दिखा पाएंगे, और रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ। वीकली एक्सपायरी कहां होगी और क्या करें आप, ये रहेगा आज का फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी, बिल्कुल कंसोलिडेशन, 4 दिनों की सुस्ती, क्या आज उससे बाहर निकलेंगे नहीं, ये जानना है आपके साथ सर। सुस्ती से बाहर निकलने का वक्त आज ही है या कुछ और इंतजार करना है? आइए पहले ट्रिगर्स देख लें। जितने ज्यादा ट्रिगर्स उतने ज्यादा चांस है कि सुस्ती से बाहर निकले। लेकिन ट्रिगर्स पर नजर डालिए। अमेरिकी बाजारों में सुस्ती और बढ़ती नजर आ रही, कम होने के बजाय। हालांकि डाउ 80 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन नेस्डेक रिकवर होकर 4 पॉइंट ऊपर बंद होता नजर आया है। जबकि कल डर यह था कि नेस्डेक में गिरावट ज्यादा हो सकती है। कच्चा तेल $83 के नीचे आया है। यहाँ पर तेजी पर ब्रेक लगाया और थोड़ा नीचे आने के संकेत आते दिख रहे हैं। ये एक बेहतर संकेत है। कल बाजार बंद होने के बाद टाटा कम्युनिकेशन के नतीजे आए हैं और आज आएंगे रिजल्ट्स एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। तो ये दो दिग्गज कंपनियां आज अपने नतीजे पेश करने वाली है। ये है आज के सारे ट्रिगर्स, जितने भी हैं, उतने भी जो भी हैं, यही हैं। कुछ ज्यादा ट्रिगर्स हैं नहीं, वैसे कम ही दिख रहे हैं। बताएं सर, मजे की बात देखिए दीप, डाउ और नेस्डेक दोनों ही, मतलब डाउ में हाल ही के दिनों का सबसे छोटी रेंज का सेशन, मुश्किल से 125-150 पॉइंट की रेंज रही है, और 125-150 पॉइंट की रेंज ही नेस्डेक में रही है। कल भी लग रहा था सुस्ती वाला, लेकिन कल फिर भी परसों फिर भी डाउ में 200 पॉइंट की रेंज थी। वो रेंज और सीमित होती दिख रही है। थोड़ा सा एक अच्छा संकेत जो है वो कच्चा तेल हल्का नीचे आया है। अब कोई कच्चा तेल $87 आया तो हम बढ़े नहीं, तो घटे नहीं, तो यहाँ पर बढ़ने की भी कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो कोई खास है नहीं। बॉन्ड यील्ड्स हल्के से नीचे आए हैं, डॉलर इंडेक्स हल्का सा नीचे आया है, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है। मतलब जो मूवमेंट है वो ऐसा है जिस पर आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। रिएक्शन देने जैसा मूवमेंट कोई है ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर नतीजों के लिहाज से देखें तो नेटफ्लिक्स के नतीजों के बाद लग रहा था कि थोड़ा नेस्डेक पर दबाव रहेगा, लेकिन हुआ उसके विपरीत। जहां आपको दबाव का डर था उसके विपरीत आप देखिए अच्छी खासी रिकवरी के साथ नेस्डेक बंद हुआ है। वैसे देखा जाए तो ग्लोबल संकेत आप अच्छी पॉजिटिव साइड पर लेकर चलेंगे, क्योंकि कल हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 150-200 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स पर, हम 100-125 पॉइंट नीचे थे नेस्डेक फ्यूचर्स पर। तो उस लिहाज से देखें तो उतनी कमजोरी हुई नहीं है। और मेरे ख्याल से एसजीएक्स निफ्टी में जो रिकवरी आप देख रहे हैं, उस रिकवरी के पीछे बड़ी वजह यही है कि एक, डाउ उतना कमजोर हुआ नहीं, दूसरा डाउ फ्यूचर्स नेस्डेक फ्यूचर्स शांत है, और तीसरा दीप जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि एशिया में कोई खास पैनिक वाला माहौल है नहीं। निक्के हरे निशान में, हांगकांग हरे निशान में, ताइवान हरे निशान में, सिंगापुर हरे निशान में, थोड़ा बहुत चाइना ½ % कमजोर है, और कोरिया ½ % कमजोर। कोरिया का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाइना थोड़ा बहुत कमजोर है। सो आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड पर है, न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव। मैं इसे नेगेटिव नहीं लेके चलता। तो ठीक है, तो कोई परेशानी हाँ, मतलब अब नहीं है तो नहीं है, जितने हैं वो उतने ठीक है। ठीक है। हाँ, बट एक थोड़ा बाजार में बताइए। चलिए आज थोड़ा फिर भी संकेत ठीक आ रहे हैं, बट ग्लोबल बाजारों में इतनी सुस्ती, हमारे बाजार 3 दिनों से देखिए अनिल जी कुछ भी नहीं करा है, एक इतनी छोटी रेंज में अटके हुए हैं। कल भी हम देख रहे हैं बीच में एक बार दिन का एक डिप मिलता है, बट अदरवाइज आप रोज का एक्शन देखें तो इतना ज्यादा सुस्ती ये आ कहाँ से रही है, वजह क्या है इसकी, और निकले पाएंगे इससे या फिर इसमें अटकने वाले थोड़ी देर और? देखिए ये है ना बाजार, वो मतलब शादी के वक्त बारात कैसे जाती है ना, उस तरह का माहौल है। आपको ज्यादा अनुभव नहीं है, मतलब शादी नहीं तो बारात का तो अनुभव है ना। हाँ, शादी का नहीं है वो तो मुझे पता है। बारात तो कैसा होता है, मतलब है ना, वो 10 कदम चलते हैं, फिर है ना दोस्त लोग डांस करेंगे 15-20 मिनट, फिर बड़े बुजुर्ग आते हैं, उनको बोलते हैं भाई आगे चलो आगे चलो, लेट हो रहा है, तोरण का समय हो रहा है, फिर चलते हैं थोड़े 10 कदम, फिर वही हो जाता है। ये मार्केट वैसे ही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये 10 कदम चलते हैं तो 3 मिनट में, और डांस करते हैं 15 मिनट। मार्केट का हाल वैसे ही 10 दिन बढ़कर फिर 3 हफ्ते आराम करता है। सो यही काम आपने लगभग 16,800 17,000 के आसपास फुल टाइम पास किया। अब आप 17,500 17,800 की रेंज में फिर से टाइम पास करने के मूड में। ठीक है, अब ये टाइम पास छोटा होता है बड़ा होता है। सी, प्राइस वाइज करेक्शन, पॉइंट वाइज करेक्शन अंदाज लगाना ज्यादा आसान काम है, टाइम वाइज करेक्शन का अंदाज लगाना ज्यादा मुश्किल काम है कि कितनी देर और कितने दिन तक बाजार रेंज बाउंड रहेगा, कितने दिन तक इन्हीं लेवल पर वक्त बिताएगा,
ओह, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लेवल तो आप निकाल सकते हो ना, समय का कैसे निकालोगे? करेक्ट, कि भाई इतने दिन तक यही रहेगा, इसके बाद क्यों? रेंज से बाहर निकलने के लिए बाजार को ट्रिगर्स चाहिए। करेक्ट, और जो ट्रिगर्स आपको पता है उस पर तो बाजार रिएक्शन देता नहीं है। ट्रिगर्स जो अननोन है उस पर रिएक्शन देता। अब जब अननोन है तो फिर कैसे बताओगे आप कब निकलेगा बाहर? सो आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन जब भी हो, कंसोलिडेशन हो, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स पे फोकस करो। हाँ, अपने को पता है कि कौन से लेवल्स पे फोकस करना है। रहे तो रहे, क्या फर्क पड़ता है? अटके हुए तो अटके हुए। हाँ भाई, अपने को तो सिंपल ऐसा है दीप की, जो भी बाजार का रुख है, जो रेंज है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। बाजार को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो अपने से होने वाला है नहीं। सो जब रेंज बाउंड मार्केट हो तो आपका एक ही फॉर्मूला काम आता है, रेंज के निचले सिरे पर लेना है, रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचना है। बार बार करो, लगातार करो, हर बार करो, स्टॉप लॉस एक ही बार ट्रिगर होगा। हाँ, पर उसके बीच में अब आपको बहुत बीच में 8-10 सिंगल अगर आपने ले लिए, है ना, तो विकेट तो एक ही बार जानी है, और कभी न कभी तो विकेट जानी है, वैसे ही जानी है आपकी, है ना, हमेशा तो नो डाउट रहेंगे नहीं। सो आई थिंक रेंज को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। सो इसीलिए आज की कमेंट्री में मैंने 1-2 चीजें लिखी इंपॉर्टेंट, वो बता दूं। पहली चीज तो है कि निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच रहा है, और वो है 17,500 का। तो 17,500 बहुत इंपॉर्टेंट और मजबूत सपोर्ट है। ऐसे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं कि आसानी से टूट जाएगा, गिर जाएगा, ये वो डरने की बात नहीं। और जब तक 17,500 के ऊपर बंद हो रहा है, टेंशन नॉट 17,500 के नीचे बंद होगा तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई छोड़ दो। 17,500 के ऊपर जब तक बंद हो रहा है तब तक कोई टेंशन वाली बात अभी तक नहीं है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन टाइम वाइज होता रहेगा, आपको लगेगा 17,500 के नजदीक आएंगे तो ऐसा लगेगा अरे गया, खत्म, है ना, वापस आपको रिकवर होगा। 17,800 850 के नजदीक आएगा, आपको लगेगा इस बार तो वापस से हो सकता है वापस वहां से रुके। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये टाइम पास चलेगा। बैंक निफ्टी में सिमिलरली जब तक 41,500 के ऊपर बंद हो रहा है बैंक निफ्टी, तब तक कोई खास डरने की जरूरत नहीं। वैसे प्रिसाइज लेवल 41,365 का आता है, मैंने राउंड फिगर में अभी 41,500 रखा है। जब 41,500 के नजदीक पहुंचेंगे, अगर, वैसे लगता नहीं, बैंक निफ्टी में कुशन काफी ज्यादा है, अभी भी आप 42,150 के आसपास है, वहां से अगर आप देखें तो 700 पॉइंट के आसपास का कुशन है आपके पास में। सो इतना जल्दी बैंक निफ्टी अपने लेवल, देखो अगर नीचे जाना भी है तो पहले निफ्टी को गिरना पड़ेगा। बैंक निफ्टी नीचे नहीं खींच के ले जाएगा बाजार को, गिराने का काम करेगा तो निफ्टी करेगा, बैंक निफ्टी नहीं करेगा। बढ़ाने का काम बैंक निफ्टी कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए इस रिजल्ट सीजन में भी दीप, अगर आप देखिए कोई अगर एक सेक्टर जिस पर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये तो अच्छे रिजल्ट दे गई सबसे ज्यादा, तो वो बैंक ही है। अब उसमें 2 डिस्कशन पॉइंट है। एक, सबकी आम राय कि बैंक्स अच्छे रिजल्ट देंगे, जिस पे राय बटी हुई है वो ये कि क्या बैंक्स के रिजल्ट इस क्वार्टर में टॉप आउट हो जाएंगे, जितनी तगड़ी ग्रोथ आनी है क्या वो इसी क्वार्टर में सबसे बेस्ट होगी, अगले क्वार्टर से वो ग्रोथ तो आएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 20 से 22%, 25% बढ़ रहे हैं, ग्रोथ वो है, तो क्या वो ग्रोथ 17-18% हो सकती है, 16% हो सकती है। सो डिस्कशन ग्रोथ कम होने पे है, नेगेटिव ग्रोथ पर नहीं है। समझ गया, दोनों में फर्क है। यस सर। एक तो ये ग्रो ही नहीं कर रहे आप, और दूसरी तरफ ग्रो कम कर रहे हैं कि ब्याज दरें पीक आउट हो रही तो क्या थोड़ी सी ग्रोथ धीमी हो सकती है, तो वो डिस्कशन पॉइंट है। लेकिन तब भी सबसे बढ़िया कमाई के लिए लिहाज से तो आप बैंक्स को ही देख रहे हैं। सो आई थिंक बैंक निफ्टी तेजी की तरफ लीड करेगा, कमजोरी आई तो निफ्टी से पहले आएगी। तो अपने 17,500 पे फोकस करना है। अगर आज कल कभी भी 17,500 के नीचे बंद होगा तो आपकी रनिंग ट्रेडिंग पोजीशंस जो भी है उसको आपको थोड़ा कम कर लेना है एज ए डिसिप्लिन। और जब तक 17,500 के ऊपर बंद हो रहा है कोई सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जब मैं रेंज बाउंड मार्केट की बात करता हूँ तो रेंज बाउंड का मतलब ये नहीं कि नीचे ही जाए। रेंज बाउंड का मतलब कि समय बिताने के बाद ऊपर भी तो जा सकता है। करेक्ट सर। और क्यों नहीं जाना चाहिए। तो अब आपको ऊपर की तरफ जिस लेवल पर नजर रखना है वो है 17,850। 17,828 का आपको बेस्ट क्लोजिंग मिला है। 16,828 के लो से आपने 1000 पॉइंट ऊपर का क्लोजिंग दिया है। 17,850 इसलिए थोड़ा सा ऊपर 5-15 पॉइंट ऊपर रख दिया है। 17,850 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होता है और 42,265 की आपको अभी तक की इस रनअप की क्लोजिंग मिली है, थोड़ा सा उससे 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर रखा है मैंने, 42,500। इन 2 लेवल के ऊपर अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को बंद होते हुए देखते हैं तो तेजी और बढ़ेगी, भड़केगी। समझ गया। हाँ,
तो इसके ऊपर सो इन एनी केस दीप हमारे दो टारगेट तो निफ्टी ने दिए ही है ना, 17,500 550 और 17,800 850, दो टारगेट तो दोनों तो हासिल हो गए। तीसरा टारगेट 18,000 के पार का बनता है, तो लेट्स सी दो टारगेट आपने जल्दी जल्दी में हासिल कर दिए, तीसरे के लिए समय भी लगा रहे तो क्या दिक्कत है। सो आई थिंक कंसोलिडेशन इज हेल्दी फॉर द मार्केट। चलने दिए, जो चल रहा है सही चल रहा है, जो चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन चलने दीजिए और कंसोलिडेशन का फायदा भी उठाइए, जैसे अनिल जी कह रहे हैं, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए सर, आज के स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं और फिर थोड़ा स्टॉक्स पर भी बात करेंगे। रोज आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रखिए नजर, आज भी कुछ स्टॉक्स हमारे रेडार पर हैं, पर पहले आज का सेटअप समझाइए सर। आज का सेटअप समझना है लेवल्स तो वही है, कुछ बदल नहीं रहा है। एक ही देखिए, खाली एफआईएस के हल्के से नेगेटिव, वो भी न्यूट्रल साइड पर है, बाकी सारे न्यूट्रल। ग्लोबल न्यूट्रल है, ना कोई बड़ी तेजी बड़ी मंदी के संकेत है। लोकल फंड्स के अंदर बड़ी तेजी मंदी के संकेत है। एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल। सेंटीमेंट को आप न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं, एफआईएस को नेगेटिव से थोड़ा न्यूट्रल मान सकते हैं, ग्लोबल को न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर मान सकते हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादातर संकेत आपके न्यूट्रल साइड पर है। बिल्कुल न्यूट्रल साइड पे इसका मतलब है कि थोड़ा सा हम इंतजार करें। आज के दिन हमारी लाइफ में एक ही चीज का एक्साइटमेंट है जी, एक्सपायरी का, बाकी और कोई नहीं। और कुछ नहीं। बाकी अगर वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो हम ये सोचते थे कि 12 से 3 पिक्चर भी आप देख कर आ जाए तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, करेक्ट है ना, वैसे हो जाता है, वैसा वाला हाल है। बिल्कुल। खैर, और आजकल तो एक्चुअली बड़ी सुविधा भी अच्छी है दीप। पहले हमारे टाइम में तो 9 से 12 12 से 3 फिक्स टाइम में होता तो है ना, कभी भाग के भी जाते ना कॉलेज वॉलेज से, तो पकड़े जाते थे वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड। असल ये मल्टीप्लेक्स के जमाने में नई जनरेशन को बड़ा फायदा है, टाइमिंग डिफरेंट। हाँ, 1:35 पे शो शुरू होता है, वो पकड़ ही नहीं सकता, और हर एक मूवी के लिए अलग टाइम, एक ही मल्टीप्लेक्स में अलग टाइम, थिएटर ज्यादा है, 5-6 स्क्रीन है। एक जनरेशन जल्दी पैदा हो गया, मेरे को ऐसा लगता है। फायदा इधर उठाता है। हाँ, इधर फायदा इधर ज्यादा है नहीं है। तो चलिए, बाकी जो पुराने लोग हैं उनके लिए 12 से 3 मूवी वाला मामला आज प्लान बना सकते हैं। हाँ, हमारे तो टाइम पे है ना, कभी कभी कोई बहुत सुपरहिट मूवी आ गई, अगर बहुत सुपरहिट, तो सुबह सुबह 6 से 9 का एक नया शो। अच्छा। या कभी कभी मतलब 9 से 12 तो होता ही था। तो कभी कभार ऐसा होता था कि एक अर्ली मॉर्निंग शो होगा 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। कभी अटेंड किया है? नहीं, अर्ली मॉर्निंग ना नहीं, हम तो हमारे तो पहले कभी, मैंने जिंदगी में एक ही पिक्चर है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी। कौन सी? अरमान। ये कौन सी? पता नहीं यार, एक थी वो बहुत उस समय की बड़ी सुपरहिट मूवी थी, वो गाना होता था रंभा हो। अच्छा, ये उस मूवी वाला है। ओके, हाँ, 80s वाली। वो वही एक मूवी थी जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो थी। उसके अलावा क्योंकि हमें तो चांस नहीं मिलता, सारे रिव्यू वगैरह पढ़ लेते थे, उसके बाद जाते थे। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि पूरा सुस्ती वाला माहौल है, सारे संकेत न्यूट्रल साइड पर है, एक ही संकेत ऐसा है जो नेगेटिव है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत। ठीक है। लेवल्स 17,500 17,575, ये आज के लिए है मजबूत सपोर्ट जोन, और इसी पर करिए फोकस। कल भी यही दिया था, आज भी ये, कल 17,580 के आसपास से यू टर्न लिया है, आज भी उम्मीद करें कि ये सपोर्ट लेवल होल्ड करेगा, और आज एक ही दिया है, कल भी एक ही दिया था, आज भी एक ही दिया है, क्योंकि इसके नीचे फिर मुझे सपोर्ट फील ही नहीं होता। जब फील ही नहीं होता तो दूं क्यों? हाँ, करेक्ट। सपोर्ट मुझे यहीं तक फील होता है, ऊपर की तरफ 17,660 से 17,725 अजीब से लेवल आज आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितना रेंज माउंट मार्केट होता जाता है उतने छोटे छोटे लेवल निकल कर आता है। तो 17,660 17,725 पहली ऊपर की रेंज है, जहाँ पर जाकर आप थोड़ा देखेंगे बाजार को रुकते हुए। अगर पार करके निकले, जिसकी संभावना थोड़ी कम है, तो 17,750 17,825 परफेक्ट सप्लाई जोन है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली, एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ वो आएगी, कर लीजिए। ठीक है। बैंक निफ्टी 41,842,000 है ना, ये आपका पहला सपोर्ट जोन है, इसको थोड़ा सा 25 पॉइंट बढ़ा दीजिए, 41,825 42,025, ये निफ्टी का, आपका बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट जोन है, 41,825 42,025। इसके नीचे वैसे जाएंगे तो है नहीं, संभावना कम है, लेकिन वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो कभी भी किसी संभावना से मैं इनकार नहीं करता, इसलिए 41,525 41,725 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए तो 100% आपको खरीदारी करनी है, जहां आपका मन करे। अच्छा, जहां आपका मन करे, 500 पे करें, 600 पे करें, 700 पे करें, लेकिन करें जरूर। ओके, इस रेंज में पक्का लेना है। क्यों लेना वो भी समझाता हूँ। 42,600 का हाई बैंक निफ्टी ने बनाया 2 दिन पहले, फ्लूक था, दिखा नहीं स्क्रीन पे। यस, उसके नेक्स्ट डे 42,500 था,
तो 42,500 दिखा ना, तो चलो हम प्रैक्टिकली 42,500 को हाई मानते हैं। 42,500 से 41,500, 1000 पॉइंट लेना है, लॉजिकल। उतना 3000 पॉइंट बढ़कर 1000 पॉइंट का करेक्शन दे रहे हो, 1/3 करेक्शन, बाय जोन। और वो भी कौन सा, जो मजबूत इंडेक्स है। लॉजिक फिट कर लो दिमाग में, ताकि क्या है कि अगली बार कभी ऐसा मौका मिले तो याद रहे आपको कि 3000 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी है, 1000 पॉइंट का करेक्शन, आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है जो बेहतर का, तो तेजी करने के लिए आपके लिए बैंक निफ्टी बढ़िया है। करेक्ट। लेवल के हिसाब से आप देखोगे तो आपको लगेगा 17,500 के लेवल पे निफ्टी अपना करेक्शन पूरा कर सकता है। सो आपको जिसमें कंफर्ट हो वो करना चाहिए, लेकिन मजबूती के हिसाब से बैंक निफ्टी बेहतर है। अब आइए हायर साइड पर। कल का हाई 42,265, नहीं कल का हाई तो 42,339 है, 42,265 से 42,375, 42,265 इस रनअप की आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली है परसों की। वहां से 375 ये पहला रेंज है, उसके पार निकल कर टिके तो 42,500, 42,600 जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली सब कुछ करनी चाहिए। 42,600 के पार निकल कर टिकेगा, बंद होगा, नई तेजी करेंगे, आने दो। इसलिए 42,600 के ऊपर नया ब्रेकआउट बनेगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 3 दिन के कंसोलिडेशन में आपकी ये एफआईएस की पोजीशन 39% वाली 36% आज हो गई। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, बट पुट कॉल रेशियो आपका काफी हल्का हो गया। तो एफआईएस अपनी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, ऐसा बड़ी बिकवाली नहीं कर रहे हैं। मार्केट में मूवमेंट नहीं है। हाँ। तो एफआईएस अगर समझो एफआईएस कोई ट्रेड ले रहे हैं इंडेक्स में, तो वो या तो टारगेट अचीव हो या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, तब तो करेंगे ना। तो करेंगे। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, दो तरह के, एक तो दिन का दिन खत्म करके जाना है, 3:30 बजे जीरो, ओवरनाइट रखना ही नहीं, तो वो अपनी पोजीशन खत्म करता है। दूसरे वो ट्रेडर जो ओवरनाइट रखते तो हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं आने पर थकने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। और प्लस क्या होता है, जब आप ऑप्शंस खरीदते हो तो प्रीमियम तेजी से घटने लगती है। तो फिर सोचते हैं यार छोड़ो ना, जब बाजार में मूवमेंट नहीं आ रहा तो क्यों फालतू दिमाग में लगाना। तो इस वजह से आपका पुट कॉल रेशियो जो घटकर आ रहा है, जो पोजीशन घटकर आ रही है, वो उस पुट कॉल रेशियो घटने में ट्रेडर्स का योगदान ज्यादा है। 0.82 वैसे भी घट के क्या 2 बेसिस पॉइंट घटा है। निफ्टी बैंक में तो हल्का सा बढ़ा है। सो आई थिंक मार्केट स्टेबल है, कोई ज़्यादा ऐसे संकेत आपको। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी 36% के आसपास वही है। विक्स बदला ही नहीं है, कुछ कहाँ से बदलेगा, हो ही नहीं रहा, इससे फिर संकेत ही नहीं बन रहे। ठीक है, क्या करें फिर मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस? वही कल वाला ही है, 17,475, 475, 450, 500 के नीचे स्टॉप लॉस है बेसिकली। जो भी 500 समझ लो, 475 समझ लो, जो आपको ठीक लगे। डन। बैंक निफ्टी इंट्राडे 41,800 है, क्लोजिंग 42,000। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर इंट्राडे आपको 42,000 रखना है, 42,000 रख लो। क्लोजिंग आपको 41,800 रखना है, आप कल भी मैंने बोला था इंटरचेंज कर सकते हो, आज भी बोल रहा हूँ। कल आपका मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ 42,000 वाला, आज भी उम्मीद करें कि नहीं होगा। हालांकि आज कुशन कम है 150 पॉइंट का, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी, उम्मीद करें कि होल्ड कर लेगा आज। ठीक है, शॉर्ट साइड पर थोड़ा सा दूर आ रहा है दीप, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वहीं लगाएं स्टॉप 17,850। ठीक है, 828 की बेस्ट क्लोजिंग है। 863 का हाई जरूर बनाया, लेकिन वो फ्लूक वाला था, जैसा कि बैंक निफ्टी पे 42,600 का था। तो 850 सेफ स्टॉप लॉस है डे ट्रेडर्स के लिए भी और इसके लिए भी। अगर डे ट्रेडर्स को छोटा रखना है तो आप 17,700, 725 का भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। लेकिन एक्चुअली स्टॉप लॉस यही निकल कर आ रहा है। बैंक निफ्टी इंट्राडे का स्टॉप लॉस 42,625 का रखिएगा। क्लोजिंग स्टॉप लॉस 42,300 का रख सकते हैं आप। यहाँ 42,265 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली, अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। ये सारे आपके स्टॉप लॉस। गॉट इट। तो चलिए, ये है आपके लिए मौजूदा लेवल्स पर स्टॉप लॉसेस लगाने की भी सलाह। और जैसा जी कह रहे हैं, रेंज का कारोबार है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। नई पोजीशंस कैसे बनानी? खरीदिए आराम से 17,500, 575 की रेंज में। 17,600 से के नीचे से थोड़ा थोड़ा खरीदने का मन बना सकते हैं। 17,575 के आसपास आपको खरीद 575 से 500 की रेंज में खरीदना है। टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए, थोड़ा 500 पे ले लीजिए, 550 के आसपास थोड़ा, 600 के आसपास थोड़ा, ऐसे टुकड़ों में ले सकते हैं। 17,450 का आपका होगा स्टॉप लॉस। और टारगेट जो आपके बनेंगे, टारगेट देखिए दीप, 17,610, 17,660। इस बार वो राउंड फिगर वाले नहीं आ रहे, 25-50 वाले नहीं, 25 जानबूझ के नहीं दिए हमने। अच्छा, जब एग्जैक्ट निकल रहे हैं और रेंज छोटी है तो क्यों ना, 17,700। इसके बाद वाला जो 17,725 है ना, ये एक्चुअली 17,722 है वैसा। अच्छा, ये सारे लेवल्स में तब दे रहा हूँ जब बिना चार्ट्स वाले दे रहा हूँ। चार्ट्स पे तो एग्जैक्टली आपका पॉइंट टू पॉइंट आ जाता है। 17,722, 17,748 ऐसे लेवल निकल के आ रहे हैं। तो 725, 750, 800 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए
अब ऐसे मार्केट में क्या 5-10 पॉइंट आप अपना दिमाग खुद लगा सकते हैं, तो लगाना भी चाहिए। एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता भी कि एग्जैक्ट लेवल देने ही नहीं चाहिए, देने नहीं चाहिए। हाँ। क्यों? स्पून फीडिंग हो जाती है। हाँ, थोड़ा अपनी तरफ से भी हाँ, चाहिए होता है ना। देखो दिमाग जितना चलाओगे ना उतना चलेगा, जितना उसका इस्तेमाल कम करोगे जंग लग जाएगा। लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी क्यों खर्च करूं, आगे काम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और समय के साथ साथ दिमाग जो शार्पनेस है ना कमी होती, बढ़ती नहीं है। और जो इस्तेमाल ना करे उसकी तो पक्का कम होती है। ये तो आप लोगों को अनुभव से पूछ लीजिए। तो ऐसा नहीं कि इसमें इतना ही है जो ये जिंदगी भर इतना सारा चलाना है, बाद में करे, अभी खर्च कर देंगे तो बचेगा नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो चलाते रहें, इसलिए कभी कभी एग्जैक्ट लेवल नहीं दिए जाते हैं। बेचने की राय है 17,700 के आसपास से मूड बनाए, 725 से 800, 825 तक आप बेच सकते हैं। 850 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट जो बनेंगे नीचे की तरफ 17,700, 17,665 दो छोटे टारगेट, 17,625 एक मीडियम टारगेट है, 17,500 से 17,550 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको पिक वाली। क्लियर है? ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है, और खरीदने के लिए जो परफेक्ट जगह है वो है 41,500, 41,600, 41,800 की रेंज। अगर मिले मौका छोड़ना मत, इस रेंज में ले लेना। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है। एक्सपायरी का दिन है, तैयार रख रहा हूँ आपको, आ जाए तो ले लेना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपका क्या लिया। 41,500 का स्टॉप लॉस है। टारगेट बनेंगे 42,000, 42,125 दो छोटे टारगेट, 42,200, 265 दो मीडियम टारगेट, और 42,325 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है। लेकिन अब आप करेंगे एक तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो जो आएगा उसकी बात करते हैं, और वो है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी खरीदने की राय। और ये खरीदने की राय बनती है आपकी 41,825 से 42,025 की रेंज में। इस रेंज में कल का लो भी 42,022 का है। अगर आज मौका मिले इसके आसपास, कल के लोज के आसपास, वहां पहले एंट्री पॉइंट बनेगी। 41,800, 825 के आसपास दूसरा एंट्री पॉइंट बनेगा। दो एंट्री पॉइंट आप लेना है, दो टुकड़ों में लेना है, क्लियर कट, यहाँ पे दो ही टुकड़ों में लेना है, दो से ज्यादा भी नहीं। स्टॉप लॉस 41,750 का स्ट्रिक्ट है, इसके नीचे जाए तो बोल देना गलती होगी, आगे से नहीं करेंगे। ठीक है ना, छोड़ो स्टॉप लॉस। ठीक है। और ऊपर टारगेट जो बनेगा 42,125, 42,200 दो छोटे टारगेट हैं, 42,265, 325 दो मीडियम टारगेट है, 42,375, 42,500 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। पक्का करना है अगर इस रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो नहीं तो 41,600, 800 की रेंज का इंतजार करिए। ठीक है सर। बेचना है तो बेचना में थोड़ा ट्रिकी है मामला। देखो सबसे बढ़िया जगह बेचने की है 42,500। अब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, मिल भी सकता है, 42,600 भी आ जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्सपायरी का दिन तो आप कुछ ये नहीं कह सकते नहीं मिलेगा, और ऊपर खुलने के संकेत भी दे रहा है। लेकिन 42,375 के आसपास रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउ फ्यूचर्स 25 पॉइंट नीचे, अगर डाउ फ्यूचर्स 100, 125, 150 पॉइंट नीचे हो जाए तो आप 42,375 पे बेच दीजिए, है ना। हाँ। नहीं तो आप, और डाउ फ्यूचर 200 ऊपर होने लगे या 100 ऊपर होने लगे तो आप थोड़ा रुक के बेचिए। सो आप बेच तो सकते हैं 42,375 से 42,500 की रेंज में। 42,650 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे दीप वो होगा पहला 42,275 का, फिर 42,200 का, दो छोटे टारगेट है। 42,125, 42,025 दो मीडियम टारगेट, 41,800 लगता तो नहीं है, ऐसे लिख दिया है मैंने। गॉट इट। ठीक है सर, चलिए सारे लेवल्स हैं, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका है, लेवल्स को आप क्लोजली फॉलो करें। और सुस्त बाजार का एक और संकेत है सर, चुस्त बाजार में तो आप कहते हैं संकेत यही रहता है कि वायदा कारोबार के बैन में स्टॉक्स आते रहते हैं। यहाँ पर दो स्टॉक्स निकलकर पूरा खाली हो गया। आई डोंट नो लास्ट टाइम कब ऐसे हुआ था कि बीच सीरीज के बीच में हम देख रहे हैं एक भी स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में नहीं है। तो बलरामपुर, डेल्टा, ये दोनों बैन से बाहर आपको आते हुए दिख रहे हैं। कोई भी स्टॉक अब बैन में नहीं रहेगा। इसको जरा चेंज कर देते, बैन से बाहर आ गए हैं बलरामपुर और डेल्टा कॉर्प। आपके लिए यहाँ पर रखनी है आपको नजर। थोड़ा फंड्स का डेटा भी समझाएं सर। ये तो मतलब एफआईएस की सुस्ती इतनी होगी, कल डबल डिजिट ही था, सिर्फ कैश मार्केट में हल्की फुल्की खरीद बिकवाली वहां पर थी, कुछ हो नहीं। अच्छा थोड़ी ब्लॉक डील्स भी नहीं है कल, ब्लॉक डील्स भी नहीं थी। 13 करोड़ का एफआईएस कुछ भी नहीं, 110 करोड़ का लोकल ने बेचा। अच्छा इंडेक्स फ्यूचर्स भी 300 करोड़ की क्या होता है, कुछ खास नहीं है। 867 करोड़ के जरूर स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो स्टॉक स्पेसिफिक जरूर 1,000 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की तरफ से, तो थोड़ा सा प्रेशर रहा होगा। बाकी कोई खास ऐसे डेटा है नहीं। एफएनओ के डेटा में दीप 17,500 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां 88 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। मेक और ब्रेक लेवल 17,600 है, जहां 75 लाख शेयर पुट में है। 17,700 ऊपर माउंट एवरेस्ट है, 1.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स वहां पर दबा कर खड़े हैं। 17,600, 650
तो अब पता नहीं, मतलब 750 में बड़ी पोजीशन है, इवन 17650 पे कॉल राइटर खड़ा है। तो आई थिंक अभी तक जो संकेत हैं दीपा, कोई बहुत बड़ा उछाल गिरावट के है नहीं। तो जब तक आपको डाउ फ्यूचर से कोई बड़ा डायरेक्शन न मिले, बड़े डायरेक्शन से मेरा मतलब है 3 डिजिट का मूव, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे की रेंज से में कहीं दिखे ना, तो भारतीय बाजार रिएक्शन बड़ा देंगे। अदरवाइज वही आपका 17,500, 17,700, 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें टाइम पास होना है। बैंक निफ्टी एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 42,000 का। 47 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है। इसके नीचे जाएंगे तो फ्रेश कमजोरी है। 42,500 ऊपर में 45 लाख शेयर है, वहाँ रुकावट का लेवल। उससे ठीक पहले 42,300 भी है। सो 42,300 ये शुरुआती रेंज है। 42,000 के नीचे गए 200 पॉइंट की रिस्क है, 42,300 के ऊपर टिके 200 पॉइंट की गुंजाइश है ऊपर जाने की। ये क्रिस्टल क्लियर डेटा बैंक निफ्टी के। गॉट इट सर। चलिए, तो 42,000 इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए। वहां से देखते हैं कैसा मूवमेंट आपको दिखेगा। आइए, स्टॉक्स की बात करनी है सर। स्टॉक्स ऑफ द डे आज बहुत सारे। बिगुल 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 से थोड़ा क्या जोश बढ़ जाता है एकदम, एनालिसिस अच्छा होता है, ऐसा मैंने देखा है। आइए अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे बिगुल। किससे करनी है शुरुआत सर, खबर या नतीजे? आप जैसा बोले, खबर से कर ले। खबर से करते हैं, बड़ी खबर आई है। टाटा मोटर्स आज सुर्खियों में है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने की योजना है। 15 बिलियन पाउंड, 1.5 लाख करोड़ रुपया, 100 रुपए के हिसाब से गिन लो पाउंड का रेट। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया और 5 साल में पैसा लगाएंगे। ब्रिटेन में इनका जो हेलवुड में प्लांट है, और उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला प्लांट बनाने की बात है। तो बड़े उत्साहित हैं लोग, होने भी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टाटा मोटर्स बड़ा प्लान कर रहा है इंटरनेशनली। देखिए, लोकली तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीडर बन गया और बनेगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ग्लोबल लेवल पर स्टेब्लिश लीडर के साथ इन्हें कॉम्पीट करना है, वो आसान काम नहीं है। और उसके ऊपर बड़ा निवेश है। तो मैं टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, बार बार लगातार मैंने रिकमेंड भी किया है, लेकिन बिल्कुल आज मैं खुश नहीं हूँ। आज खुश नहीं है? क्यों? इतना बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो? एक, ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज्यादा है और टाटा मोटर्स इसमें लेट एंट्रेंट है। दूसरा, 1.5 लाख करोड़ 5 साल में बड़ा निवेश है, बहुत बड़ा। मेरा अंदाजा ये था, और आपको याद होगा अभी जब हम वेल्थ क्रिएशन पिक की बात कर रहे थे, हम ये सोचे थे कि वित्त वर्ष 2024 के अंत के आसपास तक कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। अब डेट कम कर लेगा, काफी कुछ हो जाएगा। तो टाटा मोटर्स की बड़ी समस्या बैलेंस शीट पे डेट की है, ठीक है। बिल्कुल। तो एक तरह से लोकल बिजनेस अच्छा है, पहले कमर्शियल व्हीकल्स ही चलता था, पैसेंजर व्हीकल भी चल रहे हैं, ग्लोबली भी ठीक हो रहा था। लेकिन ये बड़ा कैपेक्स प्लान मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा। अच्छा, इससे अच्छा, क्योंकि अब इनके कैश फ्लो पॉजिटिव होने के लिए 2 साल और आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है 2025 2026 तक आपको जाएंगे, राइट, विच इज नॉट गुड। मार्च 2026 तक जाना पड़ सकता है। सो मतलब वो बड़े कैपेक्स प्लान थोड़े, एक बार है ना बैलेंस शीट अच्छी हो जाती है ना मजबूत, उसके बाद शायद अनाउंस करते तो। लेकिन अब वही है, बिजनेस तो वो ज़्यादा समझते हैं। हो सकता है साल भर 1.5 साल और रुकते, तब तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो हम ही कहते हैं और लेट हो गए, पॉसिबल है, वो भी है। हाँ, वो भी है, देखो कभी तो लेना है डिसीजन। लेकिन बहुत बड़ा प्लान अनाउंस किया है और बहुत तो आई थिंक मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। तो मेरा ये समझना है, अगर इन खबर के दम पर आज लोगों में बड़ा उत्साह है, ऊपर खुले, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। देखो, शेयर मुझसे ज़्यादा बहुत कम लोगों को पसंद होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं, जो खबर है जैसी है उसका एनालिसिस वैसे ही होना चाहिए। तो मैं बहुत पॉजिटिवली नहीं ले रहा इसको, पॉजिटिव नहीं। हाँ, जब अब रहा सवाल, कई लोग बोलेंगे सर आप बोल रहे पॉजिटिव नहीं, तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो जिनको 2 साल 3 साल 5 साल का भी, उनके लिए तो ऐसी खबरें कई बार आएगी जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि कोई कंपनी खराब हो रही है इसे एक्सपेंशन को करने में, खाली यही कि जो कंपनी की बैलेंस शीट जो ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा समय लग जाएगा, बात इतनी है। और अगर इन्होंने कॉम्पिटिशन अच्छे से हैंडल कर लिया तो बढ़िया भी हो सकता है, लेकिन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसमें मुझे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लेट एंट्रेंट है। अगर पहले घुस गए, आपको टेस्ला वगैरह BYD किन से आपको कॉम्पीट करना है। करेक्ट, सभी ऑटोमेकर्स सभी हैं, सभी हैं। इसलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। ठीक है, तो बड़ा केपेक्स प्लान लेकर आ रहा है टाटा मोटर्स, नॉट नेसेसरली अभी के लिए इसे पॉजिटिव देखा जाए। अच्छा, नतीजों पर टाटा कम्युनिकेशंस, आज हमारे सारे फेवरेट स्टॉक्स पे अच्छी दोनों अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। टाटा कम्युनिकेशन के नतीजे भी कमजोर है, हर एक लिहाज से कमजोर है, लेकिन ऐसे फेस ऑफ इट कमजोर दिख रहे हैं। अनुमान से देखेंगे तो आय भी अनुमान के मुताबिक है, मुनाफा अनुमान के मुताबिक है, मार्जिन अनुमान से 20 बेसिस पॉइंट घटे हैं, तो कोई खास ऐसा तो अनुमान के मुताबिक है।
और स्टॉक ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में और पिछले हफ्ते 10 दिन में भी स्टॉक में अच्छी कमजोरी आई हुई है। तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग आएगी अगर ये स्टॉक नीचे खुलता है। टाटा मोटर्स ऊपर खुलता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, टाटा कम्युनिकेशन नीचे खुलता है तो लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए, या शॉर्ट कवरिंग एटलीस्ट करनी चाहिए। ये अलग स्ट्रैटेजी अपना दोनों में अलग है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का आपको मूवमेंट भी देखना है। तो मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन अगर नीचे होगा तो निचले स्तर से रिकवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नतीजे काफी हद तक ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं। अच्छा। तो इसलिए इतने ज्यादा डरने की ऑलरेडी 2 दिन से गिर रहा है। करेक्ट, ठीक है सर। अच्छा, कैश में आपने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नतीजों पर भी व्यू निकाला सर? बहुत ही खराब रिजल्ट है। आई मीन आप जितना खराब सोच सकते हो उससे ज्यादा खराब। इससे ब्रोकर्स की हालत पता चलती है। आई मीन एटलीस्ट बड़े ब्रोकर्स की तो दिख रही है। और ये दिखाता भी है कि जैसे मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है तो किस तरह से ब्रोकर्स की वॉल्यूम्स और इनकम फ्लक्चुएट होती है। तो एक्चुअली पिछले प्रॉब्लम क्या हो रहा है दीप की, टाटा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसी जो ब्रोकरेज फर्म है ये रिटेल पर ज़्यादा डिपेंडेंट है और इनका डिलीवरी वॉल्यूम्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। ये ट्रेडर्स वाले कम है, इन्वेस्टर्स वाले ज़्यादा है। तो अब क्या है, जिन जिन लोगों ने शेयर ले रखे हैं छूटने को ही नहीं मिलता। करेक्ट, एक साल से लेके बैठे हैं। निफ्टी वापस 17,800 आ गया, 18,000 आ रहा है, 18,800 भी आ जाएगा। उनके भाव आने में और 6 महीने लगेंगे। सो अब जब तक और रिटेल की मानसिकता कैसी है, पड़ा है तो पड़ा है, लॉस में नहीं बेचेंगे। करेक्ट, वो भाव आने में बड़ा टाइम लगता है, तो चर्निंग नहीं हो रही। और चर्निंग नहीं हो रही तो उनके लिए पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा सा ब्रोकिंग कंपनियों के रिजल्ट के लिहाज से अच्छा संकेत नहीं है। हर एक लिहाज से मुनाफा 23% डाउन, मार्जिन में हल्की गिरावट है, सारा मार्केट शेयर भी इनका कम हुआ है, चाहे रिटेल में देख लें, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में देख लें। किसी भी लिहाज से नंबर्स अच्छे नहीं है आईसीआईसीआई के, बहुत ही खराब है। चलिए, तो नंबर्स और खबरें दोनों पर ही उतना कंफर्ट नहीं आ रहा है, बट हाँ टाटा कम्युनिकेशन से जैसा अनिल जी ने कहा, अगर नंबर्स पर आपको और वीक दिखता है तो फिर वापस खरीदारी या एंट्री का मौका बनेगा। आइए फिर ये नंबर्स, कुछ और नतीजे, खबरें और ब्रोकरेजेस जानते हैं हमारी टीम के साथ। कुशल, निपुर और आशीष है तैयार। मॉर्निंग कुशल, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं? मॉर्निंग दीपा, ट्रिगर्स के लिहाज से आज HCL टेक पर सबसे पहले नजर रखिए। पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स ये भी पोस्ट मार्केट नंबर्स डिक्लेयर करेगा। कैश सेगमेंट से साइंट, ओरिएंटल होटल्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स पर भी आपको अपने नंबर्स इनके भी आते हुए दिखेंगे। टीटीके हेल्थ केयर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स को लेकर। साथ ही आयन एक्सचेंज यहाँ पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी स्टॉक स्प्लिट पर। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स यहाँ पर पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। गुजरात सिद्धि सीमेंट, इसकी ट्रेडिंग आज पोस्ट मार्केट बंद हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी इनफैक्ट, क्योंकि सौराष्ट्र सीमेंट के साथ जो इनका मर्जर हो रहा है उसके हिसाब से ये एडजस्टमेंट्स है। नतीजों के लिहाज से मास्टेक लिमिटेड नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आय करीबन 7.5% बढ़कर 709 करोड़ पर। कंपनी का जो मार्जिन है 14.3% था पिछले तिमाही में, इस बारी 15%, और मुनाफा भी 13% बढ़कर लगभग 72 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। 12 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। और अंत में आलोक इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। घाटा कंपनी का काफी बड़ा है, 28 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बारी 297 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। और कंपनी की आय फ्रंट पर भी 22-23% की गिरावट हमें आती हुई दिखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड आलोक इंडस्ट्रीज पर कमजोरी का यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे। ओके, तो कमजोर नतीजे यहाँ पर आए हैं। कुछ और कैश नतीजों पर भी फोकस है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं खबरें कौन सी लेकर आई हैं आप? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता आज फोकस में रहने वाला है, क्योंकि दुनिया की जो दिग्गज एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोवा, उन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए जो कि कमज़ोर आते दिख रहे हैं। कंपनी की आय में करीब 19% की गिरावट आपको दिखेगी और मुनाफे से घाटे में ये आ चुकी है। इनफैक्ट जो एडजस्टेड एबिटा है वो भी देखेंगे तो 80% की डी ग्रोथ वहाँ पे भी दिखेगी, 80% से गिरकर इस पर आया है। तो ये स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। एनबीसीसी, जहां पे पीएमसी सर्विलेंस के लिए कंपनी को करीबन 207 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है एनबीसीसी के लिए। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे सेबी से म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर करने के लिए कंपनी को अब मंजूरी मिल चुकी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे 24 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है, FY24 के लिए फंड जुटाने पर विचार करने वाला है। राइट्स इशू QIP के जरिए करीबन 7,500 करोड़ फंड्स जुटा सकता है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी नजर रखेगा। और लास्ट में बल्क डील, जहां पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जहां पे FPI स्मॉल फंड ने करीबन 2% से अपनी हिस्सेदारी को बेचा है, जो पहले 5.5% थी वो अब कम होकर 3.5% हो गई है। और नॉर्गस बैंक ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ने इसे खरीदा है, और ये जो पूरी डील हुई है इसकी साइज करीबन 209 करोड़ की है, तो इस स्टॉक पे भी रखनी है आपको नजर।
ओके, तो यहाँ पर फंड एक्शन हुआ है कुछ काउंटर्स में और खबरें, ज़्यादा खबरें नहीं है, थोड़ा नतीजों का रिएक्शन ज़रूर इंपॉर्टेंट है, बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। आइए इन पर करते हैं फोकस FIR में। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। बिल्कुल दीपांशु, सबसे पहले देखिए नतीजों में ICICI सिक्योरिटीज़ यहाँ पर रिपोर्ट आई है CLSE की तरफ से, जहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा गया है और जो लक्ष्य वो 540 से घटाकर 500 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 461 पर और सिटी की तरफ से जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव है क्योंकि बिकवाली के राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य वो 450 से घटाकर 440 कर दिया है। कमेंट्री भी इनकी अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि कमज़ोर नतीजे, कॉस्ट का प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिला। साथ में अगर आप देखें तो मार्केट शेयर भी घट रहा है, तो यहाँ पर भी आप रखेंगे नज़र। टाटा मोटर्स यहाँ पर भी सबकी नज़र है। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 470 की क्लोजिंग है, ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं दिया, 475 का ही दिया है और हाईलाइट्स बताई इन्होंने। साथ में अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 470 के करीब की क्लोजिंग, 513 का टारगेट दिया। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 511 रुपए के लक्ष्य के लिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो है अब आ गया है डबल अपग्रेड। पहले ये न्यूट्रल की राय दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी की है। 670 से सीधे बढ़ाकर 720 कर दिया, 600 पे स्टॉक चल रहा है और मान रहे कि आगे रेल कॉन्ट्रैक्ट से अच्छी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पर बड़े बढ़त देखने को मिलेंगे, इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो वैल्यूएशन भी बता रहे हैं वो वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। ITC पर भी रखनी है नज़र क्योंकि CLSE की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 415 से बढ़ाकर 430 कर दिया है और साथ में अगर आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा कैटलिस्ट ये हो सकता है कि इनका जो होटल बिजनेस है इसका डीमेजर होता है तो यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। इन्होंने जो अर्निंग्स के एस्टिमेट्स हैं इसमें भी 2 से लेकर 4% की बढ़ोतरी कर दी है। HSBC होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 400 की क्लोजिंग, 400 का टारगेट। ओहो, बड़ी तगड़ी रिपोर्ट आई थी। क्या लगता है आपको, मेरा सवाल आपसे, क्या HSBC का ITC पर जो ये बड़ा टारगेट है हासिल हो पाएगा? सर तुरंत ही टारगेट हिट आ जाएगा आज। पूरा 1 रुपये ऊपर का है टारगेट, 399 पे चल रहा है, 400 का टारगेट है। हो पाएगा, अचीव कर पाएगा? हो जाएगा सर, आज ही हो जाएगा। आशीष बहुत कॉन्फिडेंट है कि HSBC का टारगेट आज ही आ जाएगा। जी बताएं, और कौन सी रिपोर्ट है? सर ब्रिटानिया यहाँ पर HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 4150 से बढ़ाकर 4300 कर दिया है, 4294 की क्लोजिंग है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस का ही टारगेट है। HSBC एशियन पेंट्स पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 3800 से घटाकर 3450 कर दिया, हालांकि स्टॉक चल रहा है 2800 रुपये पर। गोदरेज कंज्यूमर पर HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 900 से बढ़ाकर 960 कर दिया, 968 की क्लोजिंग चल रही है। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 680 की क्लोजिंग, 835 का टारगेट। ये मान रहे कि RBI ने इन्होंने एक जो फॉरेन डीलर लाइसेंस मिला है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स में खास एक्शन है, CLSE की तरफ से रिपोर्ट, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 491 की क्लोजिंग, 566 का टारगेट। और अंत में ग्लोबल हेल्थ केयर, जहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ पर कह रहे हैं कि ईस्टर्न यूपी में अच्छी ग्रोथ है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, 500 की क्लोजिंग, 630 का टारगेट। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आपके लिए आज पूरा का पूरा फोकस। लेट्स सी क्या कुछ एक्शन आगे देखने को मिलता है। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। टाई की नोट को टाइट करते हुए और बीच में लेते हुए सेठी साहब के साथ करेंगे हम शुरुआत, क्योंकि उनकी तैयारी कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे इस वक्त। उनको लगा बस कैमरा सामने आ रहा है एकदम ऐसा, बिल्कुल रेडी। सेठी साहब, आर यू रेडी? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूं अनिल जी। गो। अरे मतलब चले मत जाना। शुरुआत करें सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बाजार आज थोड़े पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं और पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद हो सकता है बाजार पॉजिटिवली ट्रेड करे, और वैसे भी वीकली एक्सपायरी का दिन है तो थोड़े वोलेटाइल भी हो सकता है, बट ओवरऑल मूड माहौल अच्छा लग रहा है। अनिल जी, जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे रहेगा वो स्टॉक आज फोकस में न्यूज में है। स्टॉक का नाम है औरोबिंदो फार्मा। फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और वहां से मैंने आज औरोबिंदो फार्मा को पिक किया है। 587 के लेवल्स पे क्लोज हुआ कल, और यहाँ पे खबरें US FDA से इनको कुछ अप्रूवल मिला, आई थिंक उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलना चाहिए। 605 के आज के इंट्राडे टारगेट है, 580 का स्टॉप लॉस। 580 का स्टॉप लॉस, 605 का टारगेट। खरीदने औरोबिंदो फार्मा में
यहाँ पर खरीदा है, वापस से ये स्टॉक बड़े लंबे समय बाद मतलब महीनों और क्वार्टर्स के बाद में लोगों के रडार पर आना शुरू हुआ है। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? वैसे तो आप पिक ऑफ द डे कल ही दे चुके हैं ना बंसल जी? वो तो अनिल जी हम रोज देते हैं। पहले तो सुप्रभात आपको, दीपांशु को, और अनिल जी कुणाल जी सोच रहे होंगे कि सेठी साहब के बाद आप मेरे पास क्यों आए। हाँ। हिमांशु के भी दिमाग में होगा, सुमित के भी दिमाग में होगा, क्योंकि देखिए जब जैसे अनिल जी ने बोला कि सेठी साहब टाई की नॉट ठीक कर रहे थे तो उनसे शुरुआत की जाए, वो तैयारी करके आए हैं, तो फटाफट मैंने भी अपना कोट का बटन बंद कर लिया ताकि अनिल जी की नजर पड़ जाए और सेठी साहब के बाद नंबर मेरा है। हाँ, तो देखिए आप बेस्ट ड्रेस भी दिख रहे हैं सेठी साहब के बाद। बाकी सब लोग कोई किसी ने कोट उतार दिया, किसी ने टाई उतार, अच्छा नहीं सुमित जी ने सुमित पहना जी है। हाँ। अच्छा सुमित जी का मर्ज हो रहा है, पता नहीं चला। ओके ओके, ना ना, अच्छा सुमित जी आपका मैं मिस कर गया, मुझे लगा कि आपने आज जनरली सुमित जी तो पहन के आते हैं, तो अच्छा है, तो आज मैं मिस कर गया। कुणाल जी थर्सडे मना रहे हैं। कुणाल जी तो लेट हो जाते हैं ना फिर। अच्छा तो टाई बनाए कौन? ऐसे टाई बनाना भी अपने आप में एक बड़ा बहुत बड़ा काम हुआ करता है। आजकल तो खैर बड़ा पॉपुलर हो गया, नहीं तो पहले हमारे जमाने में दीप शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता था? टाई बनाने वाला, दूल्हे का वो दोस्त जिसको टाई बनाना आता है। ऐसा है? हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो, आज भी बहुत जगह है ऐसा टाई बनाने के लिए। हाँ, सबको आती नहीं ना, तो एक आध दूल्हा हमेशा अपने एक आध दोस्त साथ में लेके चलता था। आजकल तो जमाना से रेडीमेड आने लगी सब, और बहुत लोग बनाने लगे। सेठी साहब सही है ना? बिल्कुल अनिल जी, इसमें आ रहा था कि आज भी मैं तो टाई खुद नहीं मानता अनिल जी। ये देखो नहीं सही है। गिवन अ चॉइस टाई किसी और से ही बनवाता हूँ, बाकी ये जो रोज टीवी पे जो टाई लगती है वो तो बंदी बना ही रखता हूँ, थोड़ी सी निकाल लेता हूँ। एक्चुअली बहुत लोग खोलते ही नहीं इसी चक्कर में, बोले ऐसे कैसे लटका दो टाई के लिए। ये नई चीज सिखाई सर आपने। बड़ा भारी काम है। नोट टेढ़ी बनी, बड़ी बनी, ऊपर लंबी वाला बन गई, आगे वाला लंबा हो गया, पीछे वाला छोटा हो गया, वो बहुत भारी काम है सर। इसलिए क्या है, ऐसे कि एक बार सेट हो गई ना, खोल के रख दो। अच्छा सेठी साहब के तो एक आराम बहुत और भी दूसरा है ना, बाल बिगड़ते नहीं ना, नहीं टाई उतारने में ऐसा आराम से नहीं तो हमारी बड़ी ये तकलीफ है। अच्छा कुणाल जी की विशेष टिप्पणी जी। कुणाल जी अनिल जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठी साहब। अनिल जी मेरी भी स्थिति यही है, इसीलिए अनिल जी सारी टाइज पहले से बनी हुई है। और अनिल जी मुझे याद पड़ता है एक बार मुंबई आए थे, टाई मेरे से बंध नहीं रही थी अनिल जी, तो बंसल जी ने बांधी थी। अनिल जी इसी पर एक सवाल भी है अनिल जी, ये टाई का फंक्शन क्या है अनिल जी, क्यों पहनी जाती है? मुझे आज तक समझ नहीं आया है कि अनिल जी कोई इसका यूटिलिटी भी है या इसको ऐसे ही धारण करके रखते हैं? व्हाट इज द लॉजिक अनिल जी, बताइए। देखो बंसल जी, सुमित जी वगैरह तो बाकी जो दूसरे लोग नहीं पहनते उनको नीचा दिखाने के लिए पहनते हैं। सिंपल ये लॉजिक है। लेकिन एक्चुअली वैसे देखा जाए तो हमें कायदे से पहननी नहीं चाहिए टाई, ये बात सही है, क्योंकि टाई का प्रचलन तो अंग्रेजों से आया है, इंग्लैंड से, अमेरिका से, जहाँ वहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है, वहाँ सर्दी लगती है, यहाँ बंद करके तो आपके अंदर बॉडी में ठंड नहीं जा रही, तो इसलिए वो वहाँ का पहनावा है, हमारा यहाँ नहीं है। हर एक देश का आप देखेंगे ना, अलग अलग तरह के कपड़े वहाँ पहने जाते हैं, तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से, जैसे राजस्थान में तो कुर्ते पजामे पहने जाते, ढीले पहने जाते, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत है, तो उस तरह का। लेकिन अब ठीक है, हम तो ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, ठीक है। फ्रांस से शुरू हुआ था ये टाई, फ्रांस से शुरू हुआ था, जहाँ से वहाँ से कल्चर पूरे वहाँ से फिर ये टाई वाला तो वही है कि जो ठंडे देश हैं उनके लिए ये ठीक है कि कोट भी पहनो, टाई भी। हम तो 50 डिग्री में भी कोट पहनते, टाई लगाते हैं, अंदर भले ही पसीना हो रहा हो, ठीक है। चलिए बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी मैं पहले पिक ऑफ द डे अनिल जी बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि कुणाल जी को टाई से इतनी नफरत क्यों। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा आईओसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी सारी अच्छी लग रही है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी मैंने सिर्फ इसलिए चूज करा कि भैया सस्ता स्टॉक है, डबल डिजिट में ट्रेड कर रहा है, तो रिटेलर्स को खरीदने में आसानी होगी। 77.5 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, 81 रुपीज के टारगेट के लिए आईओसी है पिक ऑफ द डे। अनिल जी वंस अपॉन अ टाइम मैं और कुणाल जी गाड़ी में जा रहे थे, तो कुणाल जी जिस तरीके से गाड़ी धीरे चलाते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही थी, अनिल जी इतना धीरे चला रहे थे कि उसकी गाड़ी पे मार दिया। उसके बाद उसको सॉरी बोल रहे थे तो वो थोड़ा गुस्सा हुआ, कुणाल जी की टाई पकड़ ली उसने
बोलता है अनिल जी सॉरी बोलता है मेरे को, तो अनिल जी बीच पेशाब करना पड़ा, तो उस दिन से कुणाल जी टाई को हेट करते हैं अनिल जी। इस फॉर्मूले से तो टाई पहननी चाहिए, अगर टाई नहीं पहनी होती तो गला पकड़ता। टाई तो सही दीजिए। चलिए आइए सुमित जी, सुप्रभात, बताइए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चूज करना है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब के अंदर ऊपर का मूव बनना चाहिए और वैसे भी स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक ने पिछले 10-15 दिनों के अंदर भी लोअर लेवल से तेजी दिखाया, कल भी स्टॉक स्ट्रांग था। यहां से पॉलीकैब के अंदर ऊपर में 3200 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 3200 के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं और ऊपर में 3225 तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। 3080 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट रहेगा स्टॉप लॉस के तौर पे, तो 3080 का स्टॉप लॉस लगा के पॉलीकैब में खरीदारी करें 3200-3225 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए पॉलीकैब में खरीदारी करने की राय। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है कैस्ट्रॉल को। कैस्ट्रॉल के चार्ट पर अगर आप देखें तो कल बड़ा एक अच्छा मूव आता हुआ मुझे दिखाई पड़ा और मुझे लगता है कि इसमें भी मीन रिवर्जन होता हुआ दिखेगा। स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। 115 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। 119 और 122 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए कैस्ट्रॉल में खरीदारी की राय। कैस्ट्रॉल खरीदें, बड़े दिनों बाद स्टॉक आया है रडार पर तेजी की तरफ। आइए हिमांशु जी भी हैं तैयार। सुप्रभात हिमांशु जी, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी बिकवाली करनी है और बेचना है मैरिको का फ्यूचर्स। चार्ट्स काफी कमजोर होते हुए नजर आए हैं। एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन, जिसके अंदर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, ये तीनों चीजें देखने को मिली हैं। और इस ब्रेकडाउन के बाद पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आई थी, उसका भी कल एक हैवी वॉल्यूम्स के साथ सेल ऑफ कंफर्मेशन आता हुआ नजर आया है। मेरा मानना है मैरिको यहाँ से 10% तक की गिरावट आने वाले दिनों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। फिलहाल 1 से 2 दिन का व्यू लेकर यहाँ पर बिकवाली करके चलें 470-472 के आसपास। 476 का स्टॉप लॉस लगाना है। 452-450 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए मैरिको का फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। मैरिको ये है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। आइए सेठी साहब ने अपनी पिक तो बताइए औरोबिंदो फार्मा, लेकिन सेठी साहब को उसके अलावा भी वायदा कारोबार के कुछ और शेयर डेफिनेटली पसंद होंगे। बताएं सर कौन से और स्टॉक्स आपकी लिस्ट में हैं। बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक बताऊंगा अनिल जी। जो दूसरा स्टॉक है आफ्टर औरोबिंदो फार्मा, वो एक OMC है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, BPCL। मुझे याद है कल दोपहर के शो में भी राकेश जी कुणाल जी ने HPCL रिकमेंड किया था और अभी राकेश जी ने IOC रिकमेंड किया। BPCL जो तीसरा स्टॉक है वो मुझे पसंद आ रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कल जिस तरह से फैग एंड में क्लोजिंग सेशन में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक तेजी हुई है, फिर ओवरनाइट हमने देखा क्रूड के दाम भी गिरे हैं, तो उन सब का फायदा देखना मिलना चाहिए। तो BPCL पे खरीदारी करने की सलाह। 342 पे बंद हुआ, 352 का टारगेट है, 337 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है शुगर स्टॉक, बलरामपुर चीनी, वायदा कारोबार में अकेला स्टॉक है शुगर सेक्टर से, और ये आज F&O के बैन से निकला है कुछ दिनों के बाद। ये और शायद डेल्टा कॉप थे बैन में, जो दोनों निकल गए। तो बलरामपुर चीनी में मुझे लगता है शुगर सेक्टर जो कल भी अच्छा कर रहा था आज भी अच्छा करना चाहिए। 430 का टारगेट, 415 का स्टॉप लॉस। चौथा एक मेटल स्टॉक मैंने पिक किया टाटा स्टील को। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं मतलब कॉन्ट्रारी टू मार्केट्स मेटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और वहां से मैंने टाटा स्टील को खरीदारी करने की सलाह है। 108 पे कल बंद हुआ, 111 का टारगेट है, 106 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक थोड़ा रिस्क वाला स्टॉक है, इन द सेंस कि बैंकिंग स्टॉक है, बट बहुत ही दमदार क्वालिटी का बैंकिंग स्टॉक है। इसके नतीजे आने हैं शनिवार को, ICICI बैंक। मुझे लगता है आज अगर बाजार में पॉजिटिव या तेजी होती है तो बैंकिंग स्टॉक्स का अच्छा खासा एक पॉजिटिव इसमें सपोर्ट रहना चाहिए, और वहां से ICICI बैंक को पिक किया। और मेरा ये मानना है अनलाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक शुड सरप्राइज पॉजिटिवली इस अर्निंग्स में सैटरडे को। तो मुझे लगता है ICICI बैंक पे आज खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें आज का इंट्राडे टारगेट है 905 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 885 रुपए। ओके, तो 4 और स्टॉक ऐसे हैं जो हैं सेठी साहब को पसंद। BPCL, बलरामपुर चीनी, ये 2 स्टॉक हैं जो पसंद है। बलरामपुर चीनी और डेल्टा आज दोनों ही बैंक से बाहर आ गए, ध्यान रहे आपको। और इसके अलावा आपको टाटा स्टील और ICICI बैंक भी पसंद है। इन सारे शेयरों पर रखनी है नजर।
बिल्कुल, तो रखिए इन पर नज़र और आज एक्शन भी यहाँ पर भरपूर आने वाला है। आइए कुछ और स्टॉक्स की भी बात कर लें जहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। सेठी साहब, कल हमने देखा मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा रिबाउंड था, आज टाटा स्टील तो आपने पिक किया ही है, बट नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, बेसिकली ये एल्यूमिनियम से जुड़े स्टॉक्स पर कोई राय देंगे? एल्यूमिनियम के प्राइसेस इंटरनेशनली 2 महीने के ऊपरी स्तर पर हैं, बट आज सुबह एल्कोआ के नंबर्स आए थे और नंबर्स बेहद खराब हैं। रेवेन्यू 20% गिरा है सर, मुनाफे से घाटे में आएगी ये कंपनी, एबिटा इनका 78% गिर कर आया है। जरा राय एक बार दें सर। नहीं, देखिए दीपांशु, जो अल्कोआ के नंबर्स आए, नंबर्स डेफिनेटली खराब है, बट बाजार ऑलमोस्ट ये मान भी रहा है कि जो मेटल स्टॉक्स के पिछले क्वार्टर के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा तो कुछ अच्छे नहीं रहेंगे। बट ये जो अभी हाल ही में हमने देखी है जो तेजी बनी है वापस से एल्यूमिनियम प्राइजेस में, तो उसका एक पॉजिटिव ट्रैक्शन हम पिछले 2-3 दिनों से हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता वगैरह में देख रहे हैं। और मुझे लगता है ये अगर आज इस खबर के ऊपर, अल्कोआ के नंबर्स के ऊपर अगर गिरावट आती है हिंडाल्को वगैरह में, तो मुझे लगता है वो एक अपॉर्चुनिटी होगी इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की। ओवरऑल मुझे मेटल स्पेस अब यहाँ से अच्छा लगता है। टाटा स्टील को मैंने आज रिकमेंड किया, बाकी भी जैसे सेल है वो भी अच्छा कर रहा है और अच्छा लग रहा है, तो ऑल इन ऑल पॉजिटिव रहने चाहिए मेटल स्टॉक्स। ओके, तो चलिए पॉजिटिव रहने चाहिए मेटल स्टॉक्स। कल तो एक थोड़ा बाउंस बैक आपको दिखा भी था, यहाँ पर देखते हैं आज ये स्पेस कैसी रिएक्ट आपको करती हुई दिखती है। नतीजों पर भी कुछ कैश स्टॉक्स फोकस में है। मैस्टेक, एक बार कुणाल जी जरा इसका चार्ट देख लें, नंबर्स अच्छे आए हैं। आईटी कंपनीज की परफॉर्मेंस देखिए जो अब तक आई, उसमें मिड कैप्स ने तो बेस्ट नंबर्स इसके हैं। 0.8% रेवेन्यू बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन एक्सपेंशन भी इन्होंने दिखाया है। मैस्टेक चार्ट क्या कहती हैं सर? देखिए दीपांशु, 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि मैस्टेक अंडर परफॉर्म कर रहा है और हाल में ये स्टॉक जो है काफ़ी करेक्ट हो जाने के बाद एक मेजर सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरी राय में देखिए थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो डेफिनेटली मैस्टेक इन स्तरों पर भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। तुरंत कोई ट्रिगर नहीं है बाय करने का, लेकिन जिनके पास पोजीशन है या जो इसको लंबे समय के लिए रखने के लिए तैयार हैं, उनको मुझे लगता है कि इन स्तरों पर 1500 रुपए के आसपास इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉक वापस से 2400-2500 के भाव दिखाएगा, लेकिन आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, तो थोड़ा सा अगर आप समय दे सकते हो तो इन स्तरों पर मीडियम टर्म के लिए बाय की राय है। शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेडिंग राय इस पर नहीं। ओके, कुणाल जी बोल रहे थोड़ा समय दे सकते। कुणाल जी, जिन शेयरों को ऐसा सोच के लिया था कि समय नहीं लगेगा, उनमें ही समय लग रहा है। हाँ। और अच्छा खासा लग रहा है, तो जिसमें सोच के थे उसमें क्या दिक्कत है? सही है। पिछले 6-8 महीनों में लोगों को बिना समय के या समय दे के जो भी प्लानिंग से लिया है, शेयरों में एग्जिट इन। आज आईसीआईसी सिक्योरिटीज के नतीजे। जी सर, जी बताइए। अनिल जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। अनिल जी देखिए, जब आप बाजार में अनिल जी ये सोचते हैं कि बड़ा पैसा बनेगा, तब पैसा नहीं बनता। आप सोचे छोटे पैसा ही बन जाए तो अनिल जी बड़ा पैसा बन जाता है। उसी तरह से अनिल जी अगर आप सोचे जल्दी जल्दी पैसा बनना चाहिए तो अनिल जी पैसा नहीं बनता। आप सोचे कि देर से ही बने तो भी ठीक है, तो फिर अनिल जी जल्दी बन जाता है कई बार। बिल्कुल ठीक बात है कि लास्ट टाइम हम यही बात कर रहे थे दीप याद है कि भाई लॉन्ग टर्म सोचोगे तो शॉर्ट टर्म में पैसा बनने का चांस है, लेकिन शॉर्ट टर्म सोचोगे तो हो सकता है पैसा ना बने। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ब्रोकरेजेस में जो वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं डिलीवरी के, अगर किसी ने डिलीवरी लेके रख ली, भाव ही नहीं आ रहा, लॉस में बेचना नहीं है, जाम हो गया, नहीं तो चर्निंग चलती रहती है। तो इसलिए पहले से लॉन्ग टर्म सोचे तो शॉर्ट टर्म में पैसे बनने के चांसेस पूरे हैं। तो जो कुछ भी कुणाल जी ने कहा उसका सार मैंने आपके सामने रखा।